हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स जीनी के प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन बहुत अच्छे तरीके से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक अच्छे मोटिवेशनल कोट्स के साथ। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो आप भी अगर अपनी मंजिल को ये अपना मान के, ये संकल्प ले के कि आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो उसमें मुश्किल और आसान वाली कोई भी बात नहीं होनी चाहिए बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की। कह रहा है 3 म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फॉर्म्स ऑकर एट न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में 3 म्यूचुअल एनर्जी कन्वर्जन फॉर्म्स जो ऑकर होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम क्या करते हैं बेटा कि जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं थर्मल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। देन इस थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल हम टरबाइन को रोटेट करने में करते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। एंड देन फाइनली हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 3 म्यूचुअल जो कन्वर्जन है वो कौन कौन से हैं। न्यूक्लियर से थर्मल, थर्मल से मैकेनिकल, और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। तो न्यूक्लियर टू थर्मल ये पहला है, थर्मल टू मैकेनिकल दूसरा है, और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल तीसरा। ये 3 म्यूचुअल कन्वर्जन हम करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्मली किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। किस पे वर्क करता है बेटा? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन को सबसे पहले किसने कवर्ड किया था? यानी इसको ऑटो हॉर्न और फ्रिज स्ट्रेसमैन ने 1938 ईस्वी में इसका डिस्कवरी किया था। तो हम ये लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज डिस्कवर्ड बाय ऑटो हॉर्न एंड फ्रिज स्ट्रासमैन in 1938। तो 1938 ईस्वी में न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय विखंडन को खोजा गया था ऑटो हॉर्न और फ्रिज स्ट्रासमैन के द्वारा। यहाँ पर अगर बात करें कि न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या बेटा, तो नाभिकीय विखंडन का मतलब है कि इसमें जो भी यूरेनियम होता है या कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम क्या करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स में छोटे स्मॉल पार्ट जो एटम्स हैं या न्यूक्लियस हैं उसमें तोड़ देते हैं। और जब भी किसी बड़े एटम या न्यूक्लियस को आप 2 छोटे एटम या न्यूक्लियस में तोड़ देते हैं, 2 या 2 से अधिक छोटे न्यूक्लियस एटम में तोड़ देते हैं, देन वहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हमने क्या बोला कि न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है कि जो भी आपके सिंगल लार्ज न्यूक्लियस हैं उसको हम स्मॉल 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस में ब्रेक कर देते हैं, और इसके कारण अगर देखा जाए तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। और इसी हीट का हम फर्दर इस्तेमाल वाटर को हीटअप करने के लिए करते हैं और स्टीम जनरेट करते हैं। देन फाइनली स्टीम टरबाइन और जनरेटर ऑपरेट करता है। तो बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न और फ्रिज स्ट्रासमैन ने। किसमें? 1938 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन की इक्वेशन क्या है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अगर हम देखें कि ये जो रिएक्शन होती है उसकी इक्वेशन क्या है, तो सपोज हम यूरेनियम 235 एक है, तो 92 यूरेनियम 235 से डिनोट करते हैं प्लस। इस पे हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया, देन फाइनली हमें क्या मिला, देन यही आपका एक बड़ा जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? ये ब्रेक हो जाएगा 2 छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा, एक बेरियम का और दूसरा क्रिप्टॉन का। तो ये हो जाएगा 56 बेरियम
141 और प्लस 36 क्रिप्टॉन 92, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो 3 अलग न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। यहाँ पे 3 एक्सेस न्यूट्रॉन भी निकलते हैं 30N1, और यही 3 एक्सेस न्यूट्रॉन फर्दर क्या करते हैं कि न्यूक्लियस एटम को अगेन ये 3 न्यूक्लियस एटम को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और जैसे ही ये 3 अलग न्यूक्लियस एटम को ब्रेक करेंगे देन उसके कारण 3 और न्यूट्रॉन एक्सेस अलग अलग मटेरियल से, अब ये टोटल कितने हो गए 9, तो ये 9 अलग न्यूक्लियस जो भी यूरेनियम के न्यूक्लियस है उनको ब्रेक करेंगे। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो ये टोटल कितने हो गए 27। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एक्सेस न्यूट्रॉन हो रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एक चेन बना लेते हैं, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियर फिजन का चेन रिएक्शन होता है। तो सिंपल सा इसको समझने का फंडा ये है बेटा कि एक न्यूक्लियस का जो एटम है, सपोज एक न्यूक्लियस है, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियस है यहाँ पर, तो ये यूरेनियम का एक न्यूक्लियस पे जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराएंगे तो ये 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक कर जाएगा, एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टॉन में, और उसके साथ साथ 3 एक्सेस न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, और यही 3 एक्सेस न्यूट्रॉन फर्दर 3 न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, जिसके कारण 9 हो जाएंगे, 9 से 27 होंगे, और ये कंप्लीट चेन रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर देखें तो केवल एक न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम से लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसका इस्तेमाल हम हीट का क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। देन फाइनली यही स्टीम आपके टरबाइन को घुमाएगी, और ये टरबाइन कपल्ड होता है जनरेटर से, जिससे जनरेटर भी घूम जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है बेटा। रिएक्शन क्या है, 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 2 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपके न्यूक्लियर फिजन होगा तो इस न्यूक्लियर फिजन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो प्रोड्यूस हो रही है, वो ड्यू टू द एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन और ड्यू टू द रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ गामा रेज। तो यहाँ पे गामा रेज का भी प्रोडक्शन होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन इट इज accompanied by the release of neutron की स्पेलिंग क्या है बेटा, NEU, release of neutron and gamma rays। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की रिलीज और उसके साथ साथ जो गामा रेज का भी डेवलपमेंट होता है। तो हीट के साथ साथ न्यूट्रॉन की रिलीज और गामा रेज का भी यहाँ पर डेवलपमेंट होता है या प्रोडक्शन होता है। क्लियर है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, न्यूक्लियर फिजन पे। न्यूक्लियर फिजन क्या है, एक जिसमें कि लार्ज न्यूक्लियस क्या करेगा, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और उसके साथ साथ 3 एक्सेस न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और यही न्यूट्रॉन फर्दर क्या करते हैं, न्यूक्लियस एटम को स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट में और एक चेन रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती है और जिसके कारण एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप हो जाती है। इज दैट क्लियर। तो चलिए यहाँ पर अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 म्यूचुअल कन्वर्जन कर रहे हैं हम। कौन कौन से म्यूचुअल कन्वर्जन कर रहे हैं, तो पहला हम अगर देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूरेनियम 235 पे जब आप 0N1 वहाँ पे बम्बार्डमेंट कराएंगे देन उसके कारण क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट में। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी थी बेटा, वो न्यूक्लियर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यही थर्मल एनर्जी का काम क्या है, वाटर को हीट करना और इसको स्टीम में कन्वर्ट करना। देन यही स्टीम या थर्मल एनर्जी क्या होगी, ये टरबाइन को मूव करेगी। तो ये किसके अब क्या हो जाएगा, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा फाइनली ये टरबाइन क्या करेगा, रोटेट कर देगा विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को हमने थर्मल में कन्वर्ट किया, ये थर्मल वाटर को हीट करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा और यही स्टीम टरबाइन को घुमा के किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल में। और यही टरबाइन इस मैकेनिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है बाय द टरबाइन, उससे कपल्ड आपका जनरेटर है, तो विद द हेल्प ऑफ जनरेटर उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे बेटा आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कन्वर्जन हो रहे हैं, न्यूक्लियर टू थर्मल, देन उसके बाद थर्मल टू मैकेनिकल एंड देन मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो बेटा करेक्ट
आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आप समझ चुके हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, न्यूक्लियर फिजन है। न्यूक्लियर फिजन को डिस्कवर्ड किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने, और उसके साथ साथ फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने। किसमें? इन 1938। न्यूक्लियर रिएक्शन का आप इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, और उसके साथ साथ यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 3 एक्सेस रिलीज होते हैं, एज वेल एज गामा रेज का भी प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन, इसको समझेंगे। कह रहा है 1 kg ऑफ एटॉमिक मटीरियल, मान लिया वो एटॉमिक मटेरियल क्या हो सकते हैं? यूरेनियम है। कैन प्रोड्यूस एज मच एनर्जी एज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ 300 टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोल, 3300, 3000 टन्स या 30,000 टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोल। ये कह रहा है कि 1 kg यूरेनियम को बर्न करने पर कितनी, 1 kg यूरेनियम कितना कोल को बर्न करने पर उसके इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब ये सिंपल सा ये तरीका है कि भाई जो 1 kg का यूरेनियम आप देखो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उतनी ही एनर्जी हम कितने kg कोल बर्न करेंगे तो प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है यार कि 1 kg जब भी आप एटॉमिक मटेरियल जैसे कि यूरेनियम है उसको आप बर्न करते हो तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप करता है। ये ध्यान रखना है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप करता है, और उतना ही अगर हीट आपको डेवलप करना है तो लगभग 3000 टन हाई ग्रेड कोल को आपको बर्न करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 kg ऑफ यूरेनियम, ध्यान रखना 1 kg ऑफ यूरेनियम, हीट प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg ऑफ यूरेनियम, ये ध्यान रखना है बेटा कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg ऑफ यूरेनियम, ये किसके इक्विवेलेंट है? बाय इक्विवेलेंट टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय 3000 टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोल। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा कि लगभग 3000 टन कोयला आप जलाते हो तो जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उतना केवल 1 kg के यूरेनियम द्वारा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3000 टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है न्यूक्लियर फिजन ऑकर्स whenever uranium reacts with neutron। डेफिनेटली हमने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अभी आपको लिखा कि 92 यूरेनियम 235 प्लस कितना 0N1 क्या आएगा 56 बेरियम, हमने लिखा था 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30N1 प्लस उसके साथ 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी है वो डिसिपेट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब भी यूरेनियम क्या करेगा, न्यूट्रॉन से रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या होगा, एक न्यूक्लियर फिजन होगा। दैट मीन्स एक लार्ज न्यूक्लियस क्या होगा, 2 छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियस में स्प्लिट कर जाएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है बेटा वो करेक्ट है कि जब भी न्यूक्लियर फिजन ऑकर तभी होता है जब यूरेनियम रिएक्ट करेगा किससे, न्यूट्रॉन से। तो यूरेनियम अगर न्यूट्रॉन से रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियर फिजन ऑकर होगा। दूसरा कह रहा है कि न्यूक्लियर फिजन इज एकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन एंड गामा रेज। डेफिनेटली करेक्ट है कि जब भी न्यूक्लियर फिजन होगा देन वहां पर आप देख रहे हो कि 3 एक्सेस न्यूट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं और उसके साथ साथ गामा रेज का भी प्रोडक्शन होता है। तीसरा, अबाउट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। एकदम करेक्ट है कि यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है बेटा यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि द एनर्जी फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस इज रिलीज्ड mainly as a kinetic energy of neutrons and the energy of gamma radiation। हाँ सर, ये भी करेक्ट है। जो स्टेटमेंट आपका 4 है वो भी करेक्टेड है कि जो भी एनर्जी फ्यूजन का हो रहा है, यूरेनियम 235 के फ्यूजन से जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है और उसके साथ साथ एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन होता है। हाँ, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, तो स्टेटमेंट ये आपके चारों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इज दैट क्लियर?
तो ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। न्यूक्लियर फिजन कब होगा? जब भी यूरेनियम रिएक्ट करता है न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियर फिजन के समय हमेशा क्या होगा? न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, गामा रेज का प्रोटेक्शन होगा, लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है एक यूरेनियम न्यूक्लियस से। यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो बाई प्रोडक्ट क्या हैं? बेरियम और क्रिप्टॉन हैं। और उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि एक जो भी यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस का जो फिजन होगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसके साथ साथ गामा रेडिएशन की एनर्जी रहती है। नेक्स्ट, एक बार हम देखेंगे यहाँ पर यार लेआउट डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट का, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात करें तो कुछ उसके लेआउट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टर। ये कंप्लीट आपका रिएक्टर है। नॉर्मली यहाँ पे इन रेडिएशन से ये बाहर आपके एटमॉस्फेयर में ना जाएं, देन उस रेडिएशन से बचने के लिए हमने क्या किया है? ये कंक्रीट वॉल्व यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे बिल्ड कर दिया है, ताकि कोई भी रेडिएशंस वगैरह हो ये रेडिएशंस बाहर ना जाएं और जितने भी ह्यूमन या वर्किंग पर्सनल्स हों तो वो आपकी रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है उससे सेफ रहें। तो इसी को हम बोलते हैं कंटेनमेंट स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? कंटेनमेंट स्ट्रक्चर। ध्यान रखना ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर का कंटेनमेंट स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आपका रिएक्टर है और इसी रिएक्टर के अंदर हमने क्या रखा है? कंट्रोल रॉड्स रखे हैं। कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना, और जब भी ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करेगा दैट मीन्स फ्यूजन रेट को कंट्रोल कर रहा है। फ्यूजन रेट को अगर कंट्रोल करेगा तो उसी हिसाब से ये क्या करेगा? ये बेसिकली जो पावर है उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का उसको कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल रॉड क्या होते हैं? नॉर्मली कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल हम हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रॉन्स, क्योंकि कुछ ऐसे न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स होते हैं जिनको हम एज अ कंट्रोल रॉड यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो भी न्यूट्रॉन फर्दर फ्यूजन में कॉज कर रहे हैं या कारण बन रहे हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्रोल रॉड का काम क्या है, देन टू कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय एब्जॉर्बिंग, हम हमेशा कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल रॉड किस मटेरियल के बने होते हैं? बोरॉन के, कैडमियम के, हाफनियम के, इन मटेरियल्स का हम कंट्रोल रॉड बनाते हैं। तो जब भी आपको इनके फर्दर फ्यूजन को कंट्रोल करना है देन वहाँ पर कंट्रोल रॉड का हम यूज़ करते हैं। दूसरा, यहीं पे आप देख सकते हो कि मॉडरेटर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसी न्यूक्लियर रिएक्टर कोर में हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर का बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर देना, और वाटर, बेरिलियम, ग्रेफाइट, हैवी वाटर, इन सब को हम एज अ मॉडरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल अगर देखें तो फ्यूल नॉर्मली आपके जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, फर्टाइल मटेरियल होते हैं, जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, बेसिकली हम इनको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट, तो यहीं पे आप देख सकते हो यार कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये स्टीम जनरेटर है। इसी स्टीम जनरेटर के अंदर हम क्या करते हैं? कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये कूलेंट क्या करेगा कि नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम कूलेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये कूलेंट क्या होगा कि जो भी न्यूक्लियर फिजन के कारण एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कूलेंट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इसको स्टीम जनरेटर में ट्रांसफ़र कर देता है। तो जैसे ही ये इसको स्टीम जनरेटर में ट्रांसफ़र कर देगा तो बेटा यहाँ पर इसी स्टीम जनरेटर के अंदर वाटर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? वाटर पंप के थ्रू वाटर यहाँ पे फिल कर दिया है। ये कूलेंट क्या करेगा बेटा? ये कूलेंट हमेशा जो भी न्यूक्लियर फिजन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस हीट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसफ़र कर देगा वाटर को, और जैसे ही वाटर को ट्रांसफ़र कर रहा है ये वाटर हीटअप हो जाएगा, और हीटअप हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जनरेट करेगा? एक स्टीम जनरेट करेगा, और यही स्टीम टरबाइन में इंजेक्ट होगी। जैसे ही ये टरबाइन ब्लेड्स से जाएगी तो ये इसको क्या कर देगी? रोटेट कर देगी, और इसी से कपल्ड आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है। आफ्टर मैकेनिकल वर्क डन, जो भी एग्जॉस्ट स्टीम होती है इसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, देन इसको हम कहाँ पे भेज देते हैं? इसको हम कंडेंसर में भेज देते हैं। कंडेंसर इसको कंडेंस कर देता है वार्म वाटर या हॉट वाटर में। तो इसी लो प्रेशर जो भी लो टेम्परेचर स्टीम है या वाटर वेपर है इसको कंडेंस कर देगा वार्म वाटर में, और अगेन इस वाटर को कूल करने के लिए हमने कहाँ इसको भेज दिया? कूलिंग टावर में भेज दिया, जहाँ पे हम वाटर का स्प्रे करके इसको कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर अगेन हम इस कूल वाटर को क्या करते हैं बेटा? इस कूल वाटर को भेज देते हैं वापस सेम इसी आपके स्टीम
जनरेटर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये कंप्लीट लेआउट आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मेन चीज़ें क्या हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसके अंदर हम कंट्रोल चेन रिएक्शन करते हैं या न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं। यहाँ पर फ्यूल यूज़ क्या करते हैं, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। मॉडरेटर का काम क्या है कि न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करता है, स्लो डाउन करता है। मॉडरेटर में कौन से मटेरियल यूज़ करोगे, वाटर, बेरिलियम, ग्रेफाइट, हैवी वाटर। कंट्रोल रॉड का काम क्या है बेटा, यहाँ पर केवल और केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके उनके नंबर्स को कंट्रोल करना है। और ये हमेशा क्या करता है कि नॉर्मली इट प्रिवेंट्स द न्यूट्रॉन कॉजिंग फर्दर फ्यूजन। तो जो भी न्यूट्रॉन्स फर्दर फ्यूजन कॉज कर रहे हैं उनको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कंट्रोल रॉड किसका बना होता है, बोरॉन का, कैडमियम का, हाफनियम का। कूलेंट का काम क्या है कि ये बेसिकली जो भी रेडिएशन रिएक्शन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफर कर देता है वाटर में इन द स्टीम जनरेटर, ताकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पे आई थिंक लेआउट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। इज़ दैट क्लियर? कंटेनमेंट स्ट्रक्चर नॉर्मली ये क्या करता है कि जो भी रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं उसको रिएक्टर के अंदर ही रखता है, इसको बाहर नहीं निकलने देता है। देन कंटेनमेंट स्ट्रक्चर का मेनली काम क्या होता है, टू कंटेन द रेडिएशन विद इन अराउंड द रिएक्टर। इज़ दैट क्लियर? इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना है कि इसी कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर ही स्टीम जनरेटर रहता है, जिसका काम केवल और केवल क्या होता है, स्टीम को जनरेट करना। इज़ दैट क्लियर? कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। और ये नॉर्मली आपके देखें तो ये कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर के लगभग 1 मीटर की मोटी वॉल होती है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये कंप्लीट, ये आप देख रहे हो ये वॉल जो है ये एक्चुअली कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है। ये स्टील और उसके साथ साथ कंक्रीट मटेरियल की 1 मीटर की मोटी दीवार होती है। इसी को हम कंटेनमेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसका काम केवल और केवल इतना है कि जो भी रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बाहर नहीं जाने देना। ये आप देख पा रहे हो कि ये कंप्लीट आपका क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। और इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये आप देख रहे हो कि ये आपके ये स्पेशली कंट्रोल रॉड्स होते हैं। इन कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल हम केवल और केवल जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है बेटा? इसमें कोई भी डाउट्स आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्लीट फ्यूल असेंबली है और इसी के अंदर हम फ्यूल को रखते हैं। और उसके साथ साथ ऊपर जो है वो कंट्रोल रॉड की ड्राइव असेंबली है। तो फ्यूल असेंबली के ऊपर आप देखेंगे इसी के बीच बीच में हम क्या रखते हैं, कंट्रोल रॉड, जो कि इनके एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर देता है और कंट्रोल चेन रिएक्शन डेवलप करता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये आपके कंट्रोल रॉड्स हैं। तो जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एज अ नोट। तो चलिए फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज प्लूटोनियम 239 एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्लूटोनियम ऑक्साइड PuO2 का इस्तेमाल कर सकते हो और यूरेनियम ऑक्साइड UO2 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉडरेटर का काम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडरेटर का काम क्या है, तो बेटा मॉडरेटर इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड टू स्लो डाउन, इट इज़ यूज्ड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेटर के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? हम वाटर यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉडरेटर, बेरिलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मॉडरेटर, ग्रेफाइट, हैवी वाटर को हम D2O से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड से। तो ये सारे जो हैं वो मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका काम केवल और केवल न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करना होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल रॉड। अगर बेटा कंट्रोल रॉड की बात करें तो कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग
नॉर्मली अगर देखा जाए तो कंट्रोल रॉड जो है वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल के बने होते हैं और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके उनकी संख्या को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल अगर देखें तो कंट्रोल रॉड किसका बना होता है? इट इज़ मेड ऑफ किसके बने होते हैं कंट्रोल रॉड? बोरॉन के बने होते हैं, कैडमियम, बोरॉन, कैडमियम, हाफनियम, तो इन सारे मटेरियल्स के एक्चुअली ये सारे मटेरियल्स आपके न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल हैं। तो कंट्रोल रॉड इन्हीं मटेरियल के बने होते हैं, बोरॉन, कैडमियम और हाफनियम की कंट्रोल रॉड बनी होती है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर कूलेंट की अगर बेटा बात करें तो कूलेंट का काम क्या होता है? कूलेंट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब एनर्जी released from रिएक्शन। जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन के दौरान उसको क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है एंड ट्रांसफ़र इट टू द वाटर इन स्टीम जनरेटर। तो जो भी स्टीम जनरेटर में वाटर होगा उसको ट्रांसफ़र कर देना है ताकि स्टीम को जनरेट कर सके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉर्मली जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन होगा उसके कारण एक हाई अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगी। कूलेंट का काम होता है कि इस हीट को एब्जॉर्ब करना और इसी को कहाँ पे भेज देना बेटा? इसको भेज देना है, ट्रांसफ़र कर देना है वाटर में। और जैसे ही इसको वाटर को ट्रांसफ़र करता है तो स्टीम जनरेटर में जो वाटर होते हैं वो हीटअप होंगे और फाइनली क्या होंगे? स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कूलेंट क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से कूलेंट मटेरियल हैं, ये सारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द न्यूक्लियर पावर प्लांट एट तारापुर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें नॉर्मली कौन सा रिएक्टर है? फास्ट ब्रीडर है, सोडियम ग्रेफाइड है, या प्रेशराइज्ड वाटर है, या बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है? इस क्वेश्चन को समझने के पहले बेटा हमें ये समझना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर वी हैव। कितने तरह के रिएक्टर हमारे पास हैं, और उसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि उन रिएक्टर्स में हम फ्यूल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कूलेंट कौन सा यूज़ करेंगे और मॉडरेटर हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन कौन से रिएक्टर होते हैं, उन रिएक्टर में फ्यूल कैसा होता है, उनका कूलेंट कैसा होता है, उनके मॉडरेटर कैसे होते हैं। तो चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर की बेटा अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम टाइप देखें तो सबसे पहला टाइप वो हमारा है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। कौन सा रिएक्टर है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। दूसरा हम देखें तो दूसरा है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। पहला प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, दूसरा क्या है? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तीसरा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा आपका क्या है? इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कौन सा रिएक्टर बोलते हैं यार? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइट वेट रिएक्टर, इसको हम बोल सकते हैं लाइट वाटर, एक्चुअली इसको हम बोल सकते हैं लाइट वाटर रिएक्टर। तो लाइट वाटर रिएक्टर की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो लाइट वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर बोलते हैं। LWGR को क्या बोला जाता है? लाइट वाटर। LWGR की बात करें तो इसको हम बोलते हैं लाइट वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर। नेक्स्ट अगला हम देखें तो लास्ट हमारा है कैंडू। क्या है बेटा? कैंडू। इसको हम बोलते हैं कैनेडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर। तो ये बेसिकली आपके क्या होते हैं? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए, कौन कौन से रिएक्टर होते हैं यार। हमने रिएक्टर देखा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, लाइट वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर, और उसके साथ साथ कैनेडा ड्यूटेरियम यूरेनियम।
क्लियर है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर हैं। अब हमें ये देखना है कि इन रिएक्टर्स में हम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा कि इन रिएक्टर्स में हमने कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया है, इन रिएक्टर्स में हमारा कूलेंट कौन सा यूज़ हुआ है, और उसके साथ साथ हमें डिस्कस करना है कि इन रिएक्टर्स में हमारे मॉडरेटर कौन से यूज़ हुए हैं। तो ध्यान रखना है, मॉडरेटर का काम केवल और केवल न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करना है। कूलेंट का काम क्या होता है कि जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है रिएक्टर में उसको ट्रांसफ़र कर देना है वाटर को। और फ्यूल का अगर देखा जाए तो इसी फ्यूल के कारण आपका न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो पहला प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में हम कौन सा इनरीज्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करेंगे, इनरीज्ड यूरेनियम, इनरीज्ड यूरेनियम यूज़ होता है। ध्यान रखना है, इनरीज्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं या सिंपली इनरीज्ड UO2 का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। कूलेंट में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में हम वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं और मॉडरेटर भी हमारा वाटर ही रहता है। तो वाटर एज अ कूलेंट और मॉडरेटर यूज़ होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। दूसरा हम बात करते हैं बेटा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में सेम इनरीज्ड यूरेनियम का ही इस्तेमाल होता है और यहाँ पर वाटर को हम एज अ कूलेंट और मॉडरेटर ही यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो यही चीज़ें आपके बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में भी सेम होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की। तो बेटा अगर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में देखा जाए तो नेचुरल यूरेनियम का हम इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे। नेचुरल यूरेनियम UO2 लिख दे रहा हूँ, यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में। तो नाम से ही पता चल रहा है हैवी वाटर रिएक्टर है, इसका मतलब कि एज अ कूलेंट और एज अ मॉडरेटर हम D2O का ही इस्तेमाल करेंगे, हैवी वाटर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हैवी वाटर D2O कूलेंट की तरह भी यूज़ होता है और मॉडरेटर की तरह भी इस्तेमाल होता है। बट हमेशा ध्यान रखना कि फ्यूल में हम नेचुरल यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, या इसी को हम फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर भी बोलते हैं। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम प्लूटोनियम ऑक्साइड और यूरेनियम ऑक्साइड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसमें PuO2 एज वेल एज UO2 हम दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। प्लूटोनियम ऑक्साइड और उसके साथ साथ प्लूटोनियम ऑक्साइड PuO2 और यूरेनियम ऑक्साइड UO2 दोनों का ही इस्तेमाल एज अ फ्यूल होता है। यहाँ पर कूलेंट के रूप में हम लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं एज अ कूलेंट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। तो याद रखना है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम एज अ कूलेंट यूज़ होगा। मॉडरेटर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है, बिकॉज ये रिएक्टर्स कैसे होते हैं, ये फास्ट ब्रीडर या फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स हैं। तो अगर आप मॉडरेटर यूज़ करोगे तो उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर में कोई भी मॉडरेटर यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा लाइट वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर में। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर हैं, मतलब वाटर का इस्तेमाल हम एज अ कूलेंट कर रहे हैं और ग्रेफाइट का इस्तेमाल एज अ मॉडरेटर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम पड़ा है वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर। तो लाइट वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर में वाटर एज अ कूलेंट यूज़ होता है, ग्रेफाइट एज अ मॉडरेटर हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इनरीज्ड यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज़ होगा। इनरीज्ड यूरेनियम या UO2 एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। UO2 लिख दिया तो आप समझ जाइएगा कि यूरेनियम ऑक्साइड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली इनरीज्ड यूरेनियम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कैंडू का, तो कैंडू बेसिकली क्या होता है कि हम ये लिख सकते हैं इट इज़ बेसिकली अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। क्या है ये एक बेसिकली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है। तो इसी का फुल फॉर्म अगर देखें तो फुल फॉर्म क्या है, कैंडू का फुल फॉर्म अगर देखें तो फुल फॉर्म क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं कैनेडा ड्यूटीरियम यूरेनियम रिएक्टर। क्लियर है? तो ये कैंडू रिएक्टर होता है, कैनेडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर। ये कैसा होता है, एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं यार। PWR का मतलब क्या है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप उसको शॉर्ट फॉर्म को लिख लीजिएगा। PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या इसी को फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर भी कहते हैं, LWGR लाइट
वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर, और कैंडू का मतलब है कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर। ये भी एक क्या होता है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ही होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, पावर प्लांट इन इंडिया, इंडिया में जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कब ऑपरेशन में आया, तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, तारापुर, पहला क्या है, तारापुर। तारापुर क्या है, ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशंस, इसको क्या बोला जाता है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, पावर स्टेशन। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि 1969 में ऑपरेशन में आया। 28 अक्टूबर 1969 को इसका ऑपरेशन हुआ और ये बेसिकली क्या है, इट इज़ बेसिकली अ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। कौन सा रिएक्टर है, एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है। आज के समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इसमें 4 यूनिट हैं। इसमें कितनी यूनिट हैं, 4 यूनिट्स हैं, और जिसमें बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पहली और दूसरी यूनिट है, और उसके साथ साथ तीसरी एंड चौथी यूनिट अगर आप देखें तो ये आपके प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं। कौन से, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का वो कौन सा है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशंस 1969 में इस्टेब्लिश किया गया और 1969 में ही ऑपरेशन में आ गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की 2 यूनिट हैं और प्रेशराइज्ड वाटर हैवी वाटर रिएक्टर की 2 यूनिट्स हैं, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो लगभग ये 1280 मेगावाट इसकी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। लगभग 1080 मेगावाट आप नॉर्मली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इसकी थर्ड और फोर्थ यूनिट से जनरेट करते हैं, और उसके साथ साथ 200 जो यूनिट का मेगावाट का जनरेशन होता है वो आपके फर्स्ट और सेकेंड यूनिट से होता है। तो इतना डिटेल में आपको डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है यार। आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया का है वो कौन सा है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 में ऑपरेशन में आया। 1280 मेगावाट का ये है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसमें 4 यूनिट्स हैं, पहली और दूसरी यूनिट में जो रिएक्टर हैं वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हैं, तीसरी और चौथी यूनिट के जो रिएक्टर हैं वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं। क्लियर? टोटल अगर देखा जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से हैं, तो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, इंडिया में जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा कुडनकुलम। नॉर्मली जो कुडनकुलम है वो तमिलनाडु में है, कुडनकुलम। तो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया कौन सा है, आंसर क्या दोगे आप, कुडनकुलम है। इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन तमिलनाडु। कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है बेटा, तमिलनाडु में इस्टेब्लिश्ड है। क्लियर? तो कुडनकुलम कौन सा है, नॉर्मली अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो कुडनकुलम हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा रिएक्टर उसमें यूज़ होता है, तो WWER रिएक्टर हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाटर इनर्जेटिक रिएक्टर। तो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्टर अगर देखें तो WWER ये रिएक्टर टाइप है जिसको हम बोलते हैं वाटर इनर्जेटिक रिएक्टर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में वो कौन सा है, तो आंसर बोलोगे कुडनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन। कहाँ पे स्थित है ये, तमिलनाडु में स्थित है। और इसमें कौन से रिएक्टर का यूज़ आप करते हैं, तो WWER जिसको हम वाटर इनर्जेटिक रिएक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल अगर देखा जाए बेटा तो 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में हैं। और इसमें से मोस्टली अगर देखें तो वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं, 18 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं। और उसके साथ साथ जो 4 आपके बचे हैं वो बेसिकली आपके लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं।
तो ये कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो 18 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं और बाकी 4 आपके लाइट वाटर रिएक्टर हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हैं। उसके साथ साथ अभी कुछ पावर प्लांट्स आपके कंस्ट्रक्शन में हैं जो कि आगे ऑपरेशन में आने की संभावना है। तो इन 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट से 6780 मेगावाट तक की इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है और इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो सोर्स है वो थर्मल से है और थर्मल में भी कोल फायर्ड है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन्हीं में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम नॉर्मली अगर देखें तो 6780 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दिस इज़ द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो इंडिया में ये 5वीं सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। तो याद रखना है, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में, आंसर क्या होगा? तारापुर। इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी? 1280 मेगावाट। कब इस ऑपरेशन में आया? 1969 में। कौन सा ये रिएक्टर है? इसमें बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हैं पहली और दूसरी यूनिट में। तीसरी और चौथी यूनिट बाद में डेवलप हुई जिसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया कुडनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन है, तमिलनाडु में इस्टेब्लिश्ड है। कौन सा रिएक्टर है यहाँ पर? WWER, जिसको वाटर इनर्जेटिक रिएक्टर बोलते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया अगर देखें तो टोटल 22 है, जिसमें से मोस्टली 18 लगभग आपके प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं और 4 लाइट वाटर रिएक्टर हैं। तो 6780 मेगावाट की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से सप्लाई करते हैं और यहाँ पर 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन इंडिया। तो चलिए बेटा हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द न्यूक्लियर पावर प्लांट एट तारापुर हैज़, जो तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें कौन सा रिएक्टर है? तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिल्कुल गलत है तारापुर में। सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर ये भी गलत है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर नहीं, ये गलत है बिकॉज वहाँ पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ऑप्शन डी बेटा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन हैं यहाँ पर 4 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं। टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 1280 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है जो पहली और दूसरी यूनिट है बेटा उसमें जो टाइप ऑफ रिएक्टर हैं वो कौन से हैं? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हैं। और जो तीसरी और चौथी यूनिट है यहाँ पर जो रिएक्टर है वो कौन सा है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड कूलेंट फॉर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए कौन सा ऐसा कूलेंट है जो कॉमनली यूज़ नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वाटर। बेसिकली वाटर जो है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए हम एज अ कूलेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए हम लिक्विड मेटल का इस्तेमाल करते हैं एज अ कूलेंट। किसका इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड मेटल का इस्तेमाल करते हैं एज अ कूलेंट। तो ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बेटा बी हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? लिक्विड मेटल का इस्तेमाल हम नॉर्मली एज अ कूलेंट करते हैं इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हीलियम का इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हैं तो बेटा नॉर्मली अगर हम बात करें तो हीलियम क्या है? हीलियम इज़ अ नोबल गैस। इट इज़ अ नोबल गैस और इसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं बिकॉज बेसिकली क्या होता है कि ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे ही कंडेंस हो जाता है। तो इट इज़ अ नोबल गैस एंड used as a coolant in nuclear reactor as it condenses at very low temperature तो बेटा ये ध्यान रखना है कि ये बहुत लो टेम्परेचर पे कंडेंस हो जाता है, इसलिए हीलियम को जो कि एक नोबल गैस है इसको हम एज अ कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल भी हम एज अ कूलेंट कर सकते हैं। CO2 को भी हम एज अ कूलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और ये नॉर्मली कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन गैस कूल्ड रिएक्टर। किस में यूज़ होगा यार? गैस कूल्ड रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना है गैस कूल्ड रिएक्टर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। लिक्विड मेटल्स का नॉर्मली हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। जैसे लिक्विड सोडियम हो गया, तो लिक्विड मेटल्स में आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पर लिक्विड सोडियम हो सकता है, लिक्विड सोडियम। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम कौन सा कूलेंट यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लिक्विड मेटल यूज़ करते हैं लेकिन हम वाटर को यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लिक्विड मेटल यूज्ड ध्यान रखना है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। तो क्या आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा वाटर। वाटर को हम कॉमनली इस्तेमाल नहीं करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में एज अ कूलेंट। एज अ कूलेंट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम किसका यूज़ करते हैं, लिक्विड मेटल का या लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है, इसको भी हम कूलेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ये नॉर्मली लो टेम्परेचर पे भी कंडेंस हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम एज अ कूलेंट यूज़ कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली गैस कूल्ड रिएक्टर में इस्तेमाल होती हैं एज अ कूलेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के कौन से एडवांटेज हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को पहले समझेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के एडवांटेज क्या हैं और उसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेज अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो यहाँ पर जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही स्मॉल है। तो जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन है या स्टोरेज है वो भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन या जो स्टोरेज है वो क्या हो जाएगा, इज़ वेरी स्मॉल। अगर आप थर्मल पावर प्लांट में नॉर्मली अगर कोल फायर्ड है तो वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ कोल की ज़रूरत होती है जो कि नॉर्मली आप ट्रांसपोर्ट करके लेके आते हो वहाँ पर साइट पर। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है और उसके साथ साथ स्टोरेज वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर जो कॉस्ट होती है फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ साथ स्टोरेज की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट न्यूक्लियर पावर प्लांट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3000 टन कोयले को आप जलाने पर जितना हीट प्रोड्यूस कर पाओगे वो केवल 1 kg यूरेनियम का इस्तेमाल करके आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या स्टोरेज है वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ही कम स्पेस की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पावर स्टेशन ऑफ द सेम साइज़। जैसे अगर हम बात करें कि 100 मेगावाट का जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसमें 38 से 40 एकड़ की रिक्वायरमेंट होती है लैंड की। लेकिन अगर सेम कैपेसिटी के आपके कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पर 120 से लेकर 130 एकड़ ऑफ लैंड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इसको ज़रूरत होती है लेस स्पेस की। तो इट नीड्स लेस स्पेस। ध्यान रखना है, इट नीड्स लेस स्पेस। तो यहाँ पर स्पेस रिक्वायरमेंट या लैंड रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है कंपेयर्ड टू एनी अदर पावर स्टेशन। तो दूसरे पावर स्टेशंस की तुलना में यहाँ पर कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 100 मेगावाट का क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वहाँ पर लगभग 38 से लेके 40 एकड़ के लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वहीं पर जब आप कोल वगैरह आते हो या विंड मिल्स आते हो तो विंड मिल्स में तो नॉर्मली इसका 360 गुना ज़्यादा लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं। नॉर्मली अगर देखें तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं और बेसिकली ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम लोड सेंटर के पास भी लोकेट कर सकते हैं बिकॉज जो भी बल्क अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो फ्यूल है वो क्या है, वाटर है।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वहीं पे जाके उसको इस्टेब्लिश करना होता है। थर्मल पावर प्लांट में कोल है, तो कोल के लिए बेसिकली लार्ज स्टोरेज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है जो कि लोड सेंटर के आसपास नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए भी दूर जाना होता है रिमोट एरिया में। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में ऐसा नहीं है, इट कैन बी लोकेटेड नियर लोड सेंटर। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, एनपीपी लिख रहा हूँ, दैट मीन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी लोकेटेड, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी लोकेटेड नियर लोड सेंटर। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा आपको स्टोरेज वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मली लोड सेंटर के पास लोकेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नॉर्मली ये प्लांट बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं इन ऑपरेशन, ये भी आपके पॉइंट्स हो सकते हैं एडवांटेज में। उसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टील पावर प्लांट, बिकॉज स्टीम पावर प्लांट में आप देखते हो कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे आपके गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। बट न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर देखें तो केवल और केवल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, उसके अलावा कोई भी पॉल्यूशन से आपका नहीं प्रोड्यूस करता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूसेस कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो कम्प्लीटली कार्बन फ्री होता है, यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट्स की कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर देखें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या होता है, लो होता है। तो इट हैज़ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ध्यान रखना है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर है बेटा, या ये मेंशन मत कर दो, ये बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है। केवल इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज काफ़ी स्मॉल हो जाता है, उसकी कॉस्ट, जो भी स्पेस वगैरह है वो उसकी रिक्वायरमेंट कम रहती है। इट कैन बी लोकेटेड नियर द लोड सेंटर। न्यूक्लियर पावर प्लांट देखें तो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नॉर्मली जो है वो किसकी तरह ऑपरेट करता है, एज अ बेस लोड प्लांट ऑपरेट करता है, और इसका जो लोड फैक्टर होता है वो कभी भी 0.8 से कम नहीं होता है। तो लास्ट अगर देख सकते हैं हम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑलवेज ऑपरेट्स एज base load plants and its load factor will not be less than 0.8। तो ये हमेशा किसकी तरह ऑपरेट करेगा, एज अ बेस लोड प्लांट, और इसका लोड फैक्टर कभी भी 0.8 से कम नहीं होगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इनके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, तो पहला, इसका इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत ही हाई होता है। इट इज़ हाई इनिशियल एंड कैपिटल कॉस्ट। तो इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू अदर पावर स्टेशंस। हाईली स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, हाईली स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हाईली स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ अगर देखें तो इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी हाई होता है। तो इट हैज़ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पर हाई मेंटेनेंस जगह नहीं, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बेटा क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट, न्यूक्लियर फ्यूल भी क्या होते हैं कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। न्यूक्लियर फ्यूल भी क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। कैपिटल कॉस्ट इसकी हायर है। यहाँ पर हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं। देयर इज़ अ चांसेस टू स्प्रीड ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के भी चांसेस होते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के चांसेस हैं यहाँ पर, क्लियर है। उसके साथ साथ अगर देखें तो जो भी आपके फ्लक्चुएटिंग लोड डिमांड्स हैं, उन फ्लक्चुएटिंग लोड डिमांड्स के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इफ़िशिएंटली रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेरिंग लोड। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेरिंग लोड, वेरिंग और फ्लक्चुएटिंग लोड, बिकॉज जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो इफ़िशिएंटली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड डिमांड के लिए, इसलिए ये नॉर्मली जो वेरिंग लोड हैं उनके लिए सूटेबल नहीं होते हैं। तो जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको हम एज अ पीक लोड इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको एज अ बेस लोड ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। दीज ऑल पॉइंट्स आर डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो क्या है ये सारे, अगर इन नट सेल हम बात करें तो एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, कि जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी स्मॉल है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज भी कम हो जाएगा। यहाँ पर बहुत कम स्पेस की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पावर स्टेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 100 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो केवल 38 से 40 एकड़ के लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि यही सेम कैपेसिटी का अगर थर्मल पावर प्लांट आप आओगे तो लगभग 150 से 200 एकड़ की ज़मीन की रिक्वायरमेंट आपको होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है लोड सेंटर के आसपास उसको हम लोकेट कर सकते हैं, जबकि ऐसा हम कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट्स में नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हमेशा ऑपरेट करता है एज अ बेस लोड प्लांट और इसका प्लांट लोड फैक्टर कभी भी 0.8 से कम नहीं होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी इनिशियल और कैपिटल कॉस्ट काफ़ी हाई होती है और हाईली स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे लाइफ अगर देखें तो इसकी भी लाइफ 25 से 30 साल होती है और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो 35 से 40% ही इसकी भी थर्मल एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वेरिंग लोड के लिए सूटेबल नहीं है। दैट मीन्स वी कैन नॉट ऑपरेट दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट एज अ पीक लोड पावर प्लांट। क्लियर है बेटा, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट का एडवांटेज है? पहला, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑलवेज लो। नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट हमेशा हाई होता है। इट्स कैपिटल कॉस्ट इज ऑलवेज हाई। हाँ, इसका कैपिटल कॉस्ट हमेशा हाई होता है। इट्स ऑपरेशन इज मोर रिलायबल। ये भी अगर देखा जाए तो इसका ऑपरेशन रिलायबल होता है, ये करेक्ट है। द डिस्पोजल ऑफ फिजन प्रोडक्ट इज स्मूथ। नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि इसकी कैपिटल कॉस्ट हमेशा क्या होती है? हाई होती है और उसके साथ साथ इसके ऑपरेशन भी रिलायबल होते हैं। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आंसर देखें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कूलेंट हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेटा जो कूलेंट आप यूज़ कर रहे हो उस कूलेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? यहाँ पर देख रहे हैं, इट शुड बी हाई हीट कंडक्टिविटी, इट शुड हैव हाई हीट कंडक्टिविटी, मस्ट रिन्यूएबल, ऑक्साइड्स शुड बी मेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर। कह रहा है इन दीज स्टेटमेंट विच इज़ या और इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो जो भी कूलेंट आप यूज़ कर रहे हो यार, उस कूलेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिकली कूलेंट का काम क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भी आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेना और वाटर को ट्रांसफ़र कर देना, ताकि स्टीम जनरेटर में वो क्या कर सके, स्टीम को प्रोड्यूस कर सके। अब ये कौन कौन से कूलेंट है? तो ऑलरेडी हर टाइप ऑफ रिएक्टर के लिए मैंने आपको कूलेंट बता दिया है, कूलेंट मटेरियल के बारे में भी बता दिया है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कूलेंट। क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कूलेंट।
कि जो हम कूलेंट यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, उन कूलेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये मेटल को कोरोड नहीं करना चाहिए, तो इट शुड नॉट कोरोड द मेटल, इट शुड नॉट कोरोड द मेटल। ऐसा नहीं कि जो आपके मेटल यूज़ हो रहे हैं किस में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसमें कोरोजिव एक्शन प्रोड्यूस कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इसका ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड देखें तो इट शुड हैव गुड हीट, it should have good heat transfer coefficient, good heat transfer coefficient। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, गुड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये नॉर्मली ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करें, तो ये ध्यान रखना है कि कूलेंट ऐसे होने चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब ना करें, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रॉन्स। उसके साथ साथ अगर देखें इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिएशन डैमेज, इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिएशन डैमेज। तो कोई भी रेडिएशन डैमेज इनमें नहीं होना चाहिए, रेडिएशन डैमेज से क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। नेक्स्ट इट शुड हैव लो विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, इनकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। तो लो विस्कोसिटी ध्यान रखना है, इनकी विस्कोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, विस्कोसिटी हमेशा कम होनी चाहिए। नेक्स्ट नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर देखें तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए एंड लो मॉडरेशन रेशियो। तो नेक्स्ट अगर देखें तो हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मॉडरेशन रेशियो। नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए और नॉन ऑक्सीडाइजिंग होने चाहिए। हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट मस्ट बी नॉन ऑक्सीडाइजिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलेंट की बात करें तो ये मेटल को कोरोड नहीं करने चाहिए, कोई कोरोजिव एक्शन नहीं होना चाहिए, रिन्यूएबल होने चाहिए, it must be renewable, it should have good heat transfer coefficient, it should be free from radiation and damage, low viscosity होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मॉडरेशन रेशियो होना चाहिए और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बेटा हाई होनी चाहिए, नॉन ऑक्सीडाइजिंग होने चाहिए। तो यहाँ पर कूलेंट मटेरियल की बात करें तो कूलेंट मटेरियल में हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड मेटल्स में आपके लिक्विड सोडियम, लिक्विड लेड, लिक्विड मरकरी, लिक्विड पोटेशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस कूलेंट की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑर्गेनिक लिक्विड का भी इस्तेमाल हम एज अ कूलेंट करते हैं पावर रिएक्टर्स में। तो यहाँ पे बेटा ये ध्यान रखना है कि कूलेंट्स यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट शुड बी हाई हीट कंडक्टिविटी, ये करेक्ट है स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को हम नहीं लेंगे। इट मस्ट बी रिन्यूएबल, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो कूलेंट आपके यूज होने चाहिए वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होने चाहिए, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली थर्ड है, बाकी दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो कूलेंट आप यूज़ करोगे वो हमेशा नॉन ऑक्सीडाइजिंग होने चाहिए, मतलब जब ये मॉइस्चर से एक्सपोज करें तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलेंट आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अगर मैं रिपीट करूं तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, मॉडरेशन रेशियो कम होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, नॉन ऑक्सीडाइजिंग होने चाहिए, इट मस्ट बी रिन्यूएबल, और ये किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के जो मेटल्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उनको कोरोड नहीं करने चाहिए, और इनका जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो बेटर होना चाहिए। कोई भी रेडिएशन अगर डेवलप हो रहा है तो इनसे इनमें डैमेज नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच पावर प्लांट हैज़ अ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। ये पूछा जा रहा है कि इन कौन से पावर प्लांट की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हाईली स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप इनके मेंटेनेंस के लिए आप हाई स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो हाई सैलरी लेबर का आप यूज़ करोगे, तो सैलरी उनकी ज़्यादा है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी हाई हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो किसकी होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो आंसर क्या है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू हाई स्किल लेबर रिक्वायरमेंट, किस में है, न्यूक्लियर पावर
प्लांट में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि रिफ्लेक्टर्स ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड अप ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो हमें ये समझना होगा कि यार रिफ्लेक्टर की ज़रूरत क्या है। कोई भी अगर देखा जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर है तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो रिएक्टर कोर होता है उसके चारों तरफ हम एक पतली लेयर लगा देते हैं मटेरियल की, और ये लेयर को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो भी न्यूट्रॉन्स वगैरह रिएक्शंस के बाद वहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं तो उन न्यूट्रॉन्स को वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दे। ऐसा नहीं कि वो ये न्यूट्रॉन्स आपके स्केप कर जाएं। तो जैसे ही उन न्यूट्रॉन्स को ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये रिटर्न न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे? अब ज़्यादा फ्यूजन कॉज करेंगे और उसके साथ साथ जो भी रिएक्टर में न्यूट्रॉन इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव भी करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टर्स किस लिए होते हैं? दीज आर यूज टू रिफ्लेक्ट द न्यूट्रॉन्स फॉर द मोर फ्यूजन एंड इम्प्रूव द न्यूट्रॉन इकोनॉमी ऑफ द रिएक्टर्स। तो रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है? यूज टू रिफ्लेक्ट, इट इज़ यूज टू reflects the neutron for more fission। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। रिफ्लेक्टर क्या है? एक नॉर्मली एक ऐसा मटेरियल होता है, ये किसके बने होते हैं? नॉर्मली ये ग्रेफाइट, बेरिलियम, वाटर या नेचुरल यूरेनियम के बने होते हैं। इनको हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में कोर होता है उस कोर के ऊपर एक पतली सी लेयर लगा देते हैं, ताकि जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान आपके न्यूट्रॉन्स जो है जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो इन न्यूट्रॉन्स को ऐसा नहीं कि ये आपके न्यूट्रॉन्स तेज़ी से स्केप कर जाए बाहर, देन इनको क्या करना है कि इनको वापस रिफ्लेक्ट करने के लिए और इन न्यूक्लियर फ्यूजन में पार्टिसिपेट करने के लिए हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। तो रिफ्लेक्टर मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स नॉर्मली जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ये रिफ्लेक्टर्स किसके बने होते हैं? ये रिफ्लेक्टर्स आपके ग्रेफाइट के बने होते हैं, बेरिलियम के बने होते हैं, बेरिलियम, ग्रेफाइट, बेरिलियम एंड वाटर का भी आप रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली किसके बने होते हैं? आपके ग्रेफाइट और बेरिलियम के बने होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है कि जो भी न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देना फॉर मोर फ्यूजन। इज दैट क्लियर? कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ इट इज़ नोन दैट, यदि ये पता है कि जो डीके कांस्टेंट होता है रेडियम का वो गिवन है, और अगर रेडियम का डीके कांस्टेंट गिवन है तो इसका हाफ लाइफ बताना है। तो एक रिलेशन होता है डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ में। जब भी हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है तो हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा क्या है? लैम्डा इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियम। तो इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा हाफ लाइफ कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू हाफ लाइफ 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है? 1.3566 इंटू 10⁻⁻11, ये इतना सेकेंड आ जाएगा। तो इसको ईयर में पूछा हुआ है, तो हाफ लाइफ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाई 1.3566 इंटू ये 10⁻11, इतना सेकेंड है। और सेकेंड को अगर आपको आवर में चेंज करना है तो आपको ये देखना होगा कि एक साल में, नॉर्मली आपको ये देखना होगा कि एक साल में कितने आपके आवर होंगे। तो ये कम्प्लीटली 8760 आवर हो जाएंगे। और उसके साथ अगर हम बात करें कि एक आवर में कितने घंटे होते हैं तो 3600 घंटे होते हैं। तो अगर 3600 से मैं डिवाइड कर दूं तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे देखा ये सेकंड है, इसको क्या करो 3600 से डिवाइड कर दो तो ये किस में आ जाएगा? आवर में आ जाएगा। लेकिन हमें ईयर में करना है। आवर में अगर आ गया तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 8760 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा? ईयर्स में आ जाएगा। तो आप जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपके 1620 ईयर्स आ जाएंगे। तो ये नॉर्मली आपका इसका जो हाफ लाइफ है वो 1620 साल आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये हाफ लाइफ जो इसकी होगी वो कितनी हो जाएगी? 1620 ईयर। तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एज वेल एज द डीके कांस्टेंट। तो टी हाफ बराबर कितना हो जाता है? 0.693 अपॉन लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इसका डीके कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? 8760 से डिवाइड किया ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड में था 3600 से डिवाइड किया घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर
रिएक्टर विल बिकम सुपर क्रिटिकल एंड इवन एक्सप्लोड। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका रिएक्टर सुपर क्रिटिकल हो सकता है या एक्सप्लोड भी कर सकता है यदि इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k इज लेस देन 1, k इज ग्रेटर देन 1, k इज इक्वल टू 1, k इज इररेलेवेंट। पहले हमें ये समझना होगा कि यार मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k होता क्या है। तो जब भी हम बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k क्या है, देन इट इज़ अ मेजर ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ न्यूट्रॉन इन रिएक्टर। क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या है? रिएक्टर में नॉर्मली न्यूट्रॉन के ग्रोथ रेट का एक मापन है। बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रेशियो होता है। के बराबर क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, it is the ratio of number of neutrons present at the beginning of particular generation, at the beginning of particular generation divided by number of neutrons present at the beginning of next generation। क्लियर है? तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो के क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ न्यूट्रॉन्स। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के क्या है? ये रेशियो है उन न्यूट्रॉन्स का जो कि पर्टिकुलर जनरेशन की बिगनिंग में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट जनरेशन में जो न्यूट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे उन्हीं का रेशियो होता है। अगर हम बात करें कि के 1 हो जाता है तो ऑपरेशन जो रिएक्टर का होता है वो क्रिटिकल होता है। हमेशा के बराबर, अगर के बराबर कितना है? 1, तो इसका ऑपरेशन कैसा होगा? इसका ऑपरेशन हमेशा क्रिटिकल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें के इज़ ग्रेटर दैन 1, तो जब भी के ग्रेटर दैन 1 हो जाता है दैट मीन्स कि जो रिएक्शन रेट है एंड रिएक्टर पावर है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर हम के को जब तक यूनिटी के पास नहीं लेके आएंगे देन रिएक्टर क्या हो जाएगा? सुपर क्रिटिकल हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका एक्सप्लोड भी कर सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो के बराबर 1 है इट इज़ द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द के। और हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो के की वैल्यू है इसको हमें 1 के पास लेके आना होता है। कभी भी के अगर 1 से ज़्यादा हो गया, इफ़ द के बिकम्स ग्रेटर देन 1 देन रिएक्शन रेट हमेशा क्या हो जाता है? ये फास्टर हो जाता है। बेटा ये ध्यान रखना है कि अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई तो रिएक्शन जो रेट होगा वो काफ़ी फास्ट हो जाता है और रिएक्टर का पावर जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। तो इफ़ के ग्रेटर देन 1 रिएक्शन रेट becomes faster and power increases exponentially। ध्यान रखना है कि अगर के 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन रेट काफ़ी फास्ट हो जाएगा और पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो ये क्या कर सकता है? ये सुपर क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी और यहाँ पर आपका रिएक्टर एक्सप्लोड भी कर सकता है। तो आंसर क्या है कि कब सुपर क्रिटिकल कंडीशन आएगी? व्हेन के इज़ ग्रेटर दैन 1। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं यार? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है? ये हमेशा न्यूट्रॉन के ग्रोथ रेट को बताता है। अगर के क्या है? के बराबर 1 है तो क्रिटिकल कंडीशन है। के जैसे ही 1 से ज़्यादा हुआ इसका मतलब रिएक्शन रेट काफ़ी फास्ट हो जाता है और पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। और यहाँ पर ऐसा चांसेस है कि अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूनिटी के पास नहीं लाया गया तो हो सकता है कि सुपर क्रिटिकल कंडीशन में आपके जो रिएक्टर्स हो जाएं वो एक्सप्लोड भी कर जाए। इज दैट क्लियर? तो कब एक्सप्लोड करेगा, कब सुपर क्रिटिकल कंडीशन आएगी? जब के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। इज दैट क्लियर? उस टाइम पे रिएक्शन रेट काफ़ी फास्ट हो जाएगा और पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर के एक्सप्लोड होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बेटा ध्यान में रखने हैं और ये सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आज हम समराइज़ करें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? न्यूक्लियर फिजन पे। न्यूक्लियर फिजन में नॉर्मली क्या है कि जब भी एक लार्ज न्यूक्लियस के एटम
एटम को हम न्यूट्रॉन से रिएक्ट कराते हैं, देन वहाँ पर दो स्मॉल न्यूक्लियस के एटम में वो स्प्लिट हो जाता है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होती है और इसी हीट का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फ्यूल, जहाँ पर हम यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेटर का काम हमेशा न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना होता है। वाटर, बेरिलियम, ग्रेफाइट, हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल रॉड, इसका काम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना है। ये न्यूट्रॉन ऑब्जर्विंग मटेरियल्स के बने होते हैं। इनके मटेरियल्स बोरॉन हो सकते हैं, कैडमियम हो सकता है, हाफनियम हो सकता है। कूलेंट अगर देखें तो इनका काम केवल और केवल जो भी रिएक्शन के दौरान हीट डेवलप हो रही है उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और इसको स्टीम जनरेटर में जो वाटर है उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर देना होता है। कूलेंट की प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके कूलेंट के। नॉर्मली कूलेंट जो यूज़ करेंगे वो लिक्विड मेटल यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिक्विड सोडियम, ये हम फास्ट ब्रीडर में एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। नोबल गैस हीलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कूलेंट। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं गैस कूल्ड रिएक्टर में। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो एज अ कूलेंट हम वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे रिएक्टर्स में। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि प्रेशराइज्ड वाटर है, बॉइलिंग वाटर है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं, लाइट वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर हैं और उसके साथ साथ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स भी हैं। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर में इस्टेब्लिश हुआ था, ऑपरेशन 1969 में हुआ। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, इसमें 2 यूनिट बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के और 2 यूनिट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के हैं। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम तमिलनाडु में है और नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो इंडिया में हैं वो टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें 18 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के हैं। और इंडिया में लगभग 6780 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ही थ्रू जनरेट करते हैं। एंड दिस इज़ द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत